वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूं उसका नाम है अंतरिक्ष के रोबोट। ये कॉमिक्स एक थ्रिलर एक्शन जॉनरे की कॉमिक्स है और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी नूतन कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अंतरिक्ष के रोबोट। अंतरिक्ष के रोबोट। चित्रांकन मंजीत, सहयोग परविंद्र, लेखक राकेश शर्मा, संपादिका रिशाला शर्मा, प्रकाशक नूतन चित्रकथा ईश्वरपुरी मेरठ। ग्रीन सिटी की सरकारी प्रयोगशाला। मिस्टर जिमी, हम अपने आविष्कार में पूर्णतया कामयाब हो गए हैं। सर, ये हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस न्यूट्रॉन बम को यदि हम पृथ्वी पर रखेंगे तो हमारे देश को खतरा हो सकता है। सर, क्यों न हम इस बम को रॉकेट में रखकर अंतरिक्ष में छोड़ दें। रॉकेट को हम यहीं से कंट्रोल किए रहेंगे, जब इसकी आवश्यकता होगी पृथ्वी पर उतार लेंगे। यू आर राइट मिस्टर जिमी, मैं तुम्हारी राय से पूर्णतया सहमत हूँ। और अगले दिन न्यूट्रॉन बम को रॉकेट में रखकर अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। ज़ूम। पृथ्वी का स्पेस सेंटर उस रॉकेट को कंट्रोल कर रहा था। कंट्रोल ओके? यस। रॉकेट पृथ्वी के निकट परिक्रमा करने लगा। कुछ दिन रॉकेट का कंट्रोल ठीक प्रकार चलता रहा, लेकिन एक दिन टीवी स्क्रीन पर से रॉकेट का चित्र अचानक कैसे गायब हो गया। अभी तक तो कंट्रोल ठीक चल रहा था। हेलो कंट्रोल नंबर 1, टीवी चेक करो, कहीं कोई खराबी ना हो। टीवी बिल्कुल ठीक कार्य कर रहा है, लेकिन रॉकेट से हमारा संपर्क खत्म हो गया है नंबर 2। अब क्या होगा? न जाने रॉकेट किस दिशा में मुड़ जाए, किस देश के लिए मुसीबत बन जाए। जिस दिशा में रॉकेट उड़ रहा था उससे तो साफ जाहिर है कि ये पीलू देश के लिए घातक हो सकता है। शीघ्र ही ये सूचना सीनेट में पहुंच गई। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि हम इसकी सूचना पीलू देश को दें या ना दें। यदि हम पीलू देश को इस बात की सूचना देंगे तो घातक हथियार निर्माणकर्ता साबित होंगे। हमारा देश विश्व भर में बदनाम हो जाएगा। और ये भी स्पष्ट है कि यदि ना बताया गया तो पीलू देश नष्ट हो जाएगा। हम ऐसा भी कदापि नहीं चाहते। राष्ट्रपति का परामर्श। वैज्ञानिक एक बार और प्रयास करें, शायद रॉकेट का कंट्रोल सही हो जाए। यदि फिर भी कामयाब ना हो तो 2 रॉकेट उसी दिशा में छोड़े जाएं। राष्ट्रपति का आदेश वैज्ञानिकों तक पहुंचा। सभी मशीनें चेक कर ली गई हैं, लेकिन कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। ये भी हो सकता है रॉकेट के उपकरण ही काम न कर रहे हो और संपर्क टूट गया हो। अंत में 2 रॉकेट उसी दिशा में छोड़ दिए गए। जूम जूम। लेकिन बम वाले रॉकेट तक वे दोनों रॉकेट ना पहुंच पाए और उससे पहले ही टीवी स्क्रीन पर जोरदार धमाके हुए। धड़ाम धड़ाम। ओह, दोनों रॉकेट नष्ट हो गए। ये कैसे हुआ? अंतरिक्ष में ये कैसा विचित्र हादसा हुआ है? राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया। पीलू देश को सूचित कर दिया जाए वो सावधान रहे, सभी बातें पूर्णतया स्पष्ट बता दी जाएं। सर्वप्रथम ये सूचना प्रधानमंत्री को दी गई। वो चिंतातुर हो उठे। ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक खबर है। आपातकालीन बैठक बुलाई गई। आज हम एक अजीब खतरे से घिर गए हैं। ग्रीन सिटी ने न्यूट्रॉन बम बनाकर एक रॉकेट में रखकर छोड़ा था, जो अब ग्रीन सिटी कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने सूचना दी है कि उसका रुख हमारे देश की ओर है। मीटिंग में सनसनी फैल गई। ये तो बहुत ही खतरनाक खबर है। अब क्या किया जाए? और जब जनता को इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा? सारे देश में आतंक फैल जाएगा। जनता को सूचित करने से पूर्व हमारे वैज्ञानिक एक रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़े, हो सकता है सफलता मिल जाए। दूसरे दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा। ज़ूम। आधा घंटा पश्चात रॉकेट में बैठे वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सूचना दी। हेलो कंट्रोल। यस, क्या मैसेज है? हमारे रॉकेट के साथ ही एक और रॉकेट उड़ रहा है और उससे हम पर लेजर गन द्वारा हमला भी किया जा रहा है। और तभी धड़ाम। पीलू देश का रॉकेट नष्ट हो गया। इसका अर्थ यह है कि कोई अन्य शक्ति भी इस कार्य में दिलचस्पी ले रही है। पीलू देश के वैज्ञानिकों में आतंक फैल गया। तब गृह मंत्री ने राजीव वर्मा से संपर्क किया, जो अंतरिक्ष यात्रा के संबंध में काफी अनुभव रखते थे। आज मुझे कैसे याद किया सर? हमारे देश पर बहुत भारी संकट आया है। सर, हमारे देश पर संकट आया है? आप चिंता ना करें। यदि मैं अपनी जान देकर भी इस संकट को खत्म कर सका तो मुझे अपने आप पर गर्व होगा। लेकिन बात क्या है सर? प्रत्युत्तर में गृह मंत्री ने राजीव को सारी बातें बता दी। अब हमें उस तीसरी शक्ति का मुकाबला करना है, जैसा कि रॉकेट में बैठे पीलू देश के वैज्ञानिकों ने सूचना दी थी।
जब पीलू देश का रॉकेट नष्ट कर दिया गया था। पीलू देश के पास एक ऐसा रॉकेट था जिसमें चुंबकीय शक्ति थी। रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन सिटी का रॉकेट अपोलो 100 के समीप उड़ रहा है। शेष जानकारी आपको वैज्ञानिकों से मिल जाएगी। शीघ्र ही राजीव वर्मा ने वैज्ञानिकों से संपर्क किया। रॉकेट की वास्तविक स्थिति का पता तो उसके समीप जाकर ही लग सकता है। यदि रॉकेट का रुख मोड़ दिया जाए तो पीलू देश को इस संकट से बचाया जा सकता है। मैं कल ही रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में जाऊंगा, आप तैयारियां कीजिए। उसी दिन रात को पीलू देश के प्रधानमंत्री को ग्रीन सिटी का एक गुप्त मैसेज मिला। आपको सावधानीवश सूचना दी जाती है कि अंतरिक्ष में घूमते हमारे रॉकेट में रखा बम 2 दिन पश्चात फट जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री चिंतित हो उठे। यदि ऐसा हो गया तो हमारे देश के लाखों लोगों की जान जा सकती है। अजीब संकट में हम फंस गए हैं इस समय। 8 घंटे पश्चात राजीव वर्मा को वैज्ञानिकों ने कुछ खास निर्देश व उपकरण देकर रॉकेट में रवाना कर दिया। जुम। ये मेरी महत्वपूर्ण आकाश यात्रा है। यदि किस्मत ने साथ दिया तो विजयी होकर लौटूंगा। पृथ्वीवासी टीवी पर हिंदी फीचर फिल्म का आनंद ले रहे थे कि तभी टीवी पर से फिल्म का दृश्य गायब हो गया और एक चीनी व्यक्ति का चेहरा उभरा। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पीलू दूरदर्शन से नहीं, अपने हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। तुम्हारे देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 2 दिन पश्चात एक रॉकेट आपके देश में गिरेगा और उसमें रखा न्यूट्रॉन बम फट जाएगा। पूरा देश जनहीन और वनस्पतिहीन हो जाएगा, अतः आप सचेत रहें। चीनी चेहरा लुप्त हो गया। पुनः हिंदी फिल्म शुरू हो गई, लेकिन अब फिल्म कौन देखता? अब क्या होगा डैडी, हम सब मर जाएंगे। ये सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी। नहीं नहीं, यहाँ से भाग चलो, किसी अन्य देश में जान बच सकती है। आधा घंटा पश्चात पूरे देश में सनसनी फैल गई। यानी पूरे देश का जीवन सिर्फ 2 दिन का है और 2 दिन पश्चात धड़ाम। ओह, बम फट गया। अभी बम नहीं फटा भगवान, बिल्ली ने रसोई घर में चीनी का डब्बा गिरा दिया है। देश में भगदड़ मच गई। जनसमूह प्रधानमंत्री की कोठी पर पहुंचा। हमारा जीवन खतरे में है, हमें सुरक्षा चाहिए। आप लोग और धैर्य से काम लें, हम इस संकट से बचने का उपाय कर रहे हैं। कुछ उग्रवादियों ने अवसर का लाभ उठाया। धड़ाम भड़ाम। 2 दिन पश्चात हम सब मर जाएंगे। मेरे मिल और कारखानों का क्या? सेठ जी तो बम विस्फोट के डर से पहले ही मर गए। हाय सेठ जी। लेकिन टीवी पर जनता को सूचना देने वाली भी कोई अन्य शक्ति है जिसने अपने टीवी स्टेशन से इस देश के टीवी को कनेक्ट किया। गुप्तचर विभाग ऐसे टीवी स्टेशन की खोज में लग गया। जितना शीघ्र हो सके उस स्टेशन को खोज डालो। ओके सर। कुछ दिन पूर्व एक पर्वतारोही दल हिमालय के लिए रवाना हुआ था। पूरे 2 घंटे पश्चात बर्फीला तूफान शांत हुआ है। नंबर 2, इस समय हम पृथ्वी से 8000 फीट की ऊंचाई पर है। 4 घंटे की यात्रा के पश्चात हम एवरेस्ट पर होंगे। ये तो अभी निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता। नंबर 5, किस्मत इंसान से 10 कदम आगे दौड़ती है। तभी उनका एक और साथी दूर खड़ा दूरबीन आंखों पर लगाए चिल्लाया, साथियों जल्दी से यहाँ आओ। देखो नंबर 1 शायद हमें कुछ दिखाना चाहता है। आओ चल कर देखें। जैसे ही वो दोनों नंबर 1 के पास पहुंचे, मुझे यहाँ से एक टीवी स्टेशन नजर आ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो नंबर 1? हिमालय पर तो कोई टीवी स्टेशन नहीं है। लो स्वयं ही देख लो। नंबर 2 और 4 ने बारी बारी दूरबीन से देखा तो उन्हें यकीन आ गया। इसके समीप जाकर पता लगाना होगा कहीं किसी विदेशी दुश्मन का अड्डा तो नहीं। और वे उस टीवी स्टेशन की ओर रवाना हो गए। रात्रि का समय था। पाँव संभाल कर रखना नंबर 2, नीचे बहुत गहरी खाई है। चांदनी रात्रि में बर्फ चांदी की भांति चमक रही है। वो देखो, अब हमें बगैर दूरबीन के ही वो स्टेशन दिख रहा है। टीवी स्टेशन के पास पहुंचने से पूर्व उनकी निगाह एक बंदूकधारी पर पड़ी। पहले इसे काबू में करना होगा नंबर 2। उस बंदूकधारी के पीछे से जाकर नंबर 2 ने उस पर छलांग मारी और एक हाथ से उसका मुंह दबोच लिया। धप, गुम 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 गुम। नंबर 2 ने बंदूकधारी के गले की नस को मसला। बंदूकधारी बेहोश हो गया। जल्दी इसके कपड़े उतारो, मैं इसके कपड़े पहनकर अंदर जाऊंगा। 2 मिनट पश्चात नंबर 1 बंदूक लिए टीवी स्टेशन के भीतर था। आओ तानसी, बाहर तो बहुत ठंड है, अब यहाँ कौन आएगा, सो जाते हैं। नंबर 1 को उस चीनी ने तानसी समझा। नंबर 1 बेड पर लेटने का नाटक करके सोने की एक्टिंग करने लगा। और बाहर न जाने अभी तक नंबर 1 ने कोई मैसेज क्यों नहीं दिया। आओ चल कर देखें। तभी नंबर 1 बाहर आकर उनसे मिला। ऐसा लगता है ये टीवी टावर चीन ने स्थापित किया हुआ है। शीघ्र हेडक्वार्टर से संपर्क करो नंबर 4। और नंबर 4 सक्रिय हो गया। हेलो हेलो नंबर 4, हेलो हेलो।
पृथ्वी पर स्थित हेडक्वार्टर में रखे ट्रांसमीटर पर बीप बीप। हेलो चक्रवर्ती हियर। हेलो हेलो सर, इस समय हम पृथ्वी से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर रेड पॉइंट से साउथ की ओर 40 किलोमीटर पर स्थित एक विदेशी टीवी स्टेशन के समीप से बोल रहे हैं। यस यस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है नंबर 4। मैं तुरंत हेलीकॉप्टर द्वारा फोर्स भेज रहा हूँ। ओवर एंड आउट। 1 घंटा पश्चात पील वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने वहां आकर उस विदेशी टीवी स्टेशन पर कब्जा कर लिया। तो यही थे वे गद्दार जिन्होंने पूरे देश को आतंकित कर दिया। तुम जैसे देशभक्त जवानों पर पूरे देश को गर्व है बहादुरों। जाओ, तुम्हारी एवरेस्ट विजय अवश्य होगी। पर्वतारोही दल अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। इधर राजीव वर्मा का रॉकेट रेड कैप्सूल अपनी दिशा में बढ़ता जा रहा था। वो इस समय पृथ्वी पर स्थित हेडक्वार्टर से संपर्क बनाए था। अभी तक कोई अन्य रॉकेट का अपने समीप होने का आभास मुझे नहीं मिला है। अपोलो 100 अभी भी समीप ही है। तभी राजीव वर्मा के आसपास आवाज गूंजी। अपोलो 100 पहुंचने से पूर्व ही मरना चाहते हो या वहीं पहुंचकर? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं तुमसे हजारों किलोमीटर दूर हूं। तुम तक मेरी आवाज ही पहुंच सकती है और मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूं। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शायद मैं तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध हो सकूं। मेरे पास बहुत बड़ी वैज्ञानिक शक्ति है। तुम मेरी क्या सहायता करोगे? तुम्हें शायद अपने ऊपर आने वाले खतरे का आभास नहीं है, लेकिन मैं उस खतरे से तुम्हें बचा सकता हूँ। आवाज़ कुछ देर शांत रही। शायद मेरी बात का इस पर असर हुआ है। ठीक है, मैं अपने ग्रह से एक उड़न तस्तरी भेज रहा हूँ। उसकी चुंबकीय शक्ति तुम्हें रॉकेट से निकालकर स्वयं मेरे पास ले आएगी। रेड कैप्सूल का संपर्क पीलू देश के हेडक्वार्टर से कट गया। ओह, ये रॉकेट भी गायब हो गया। अब क्या होगा? थोड़ी देर पश्चात एक उड़न तस्तरी रेड कैप्सूल के समीप आकर चक्कर खाने लगी। घर घर। अगले ही पल उड़न तस्तरी राजीव वर्मा को लेकर अज्ञात दिशा की ओर चल दी। शू, ये मुझे किस ग्रह पर ले जा रही है? अचानक राजीव वर्मा को एक झटका लगा। डरो नहीं, अब तुम टोयोटा ग्रह के समीप आ गए हो। अगले ही पल राजीव वर्मा एक आलीशान महल में पहुंच गया। आकाश में इतना भव्य महल मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। तभी एक पैर, एक हाथ व एक आंख जो उसके माथे पर थी वाले व्यक्ति ने वहां प्रवेश किया। मुझे देखकर तुम चौंके अवश्य होगे, लेकिन डरो नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं डरता दोस्त। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोया है। बाकी बातें बाद में होंगी, पहले पेट भर लो। तभी टोया ने दीवार पर लगा बटन दबाया तो हवा में उड़ती एक गोल टैबलेट आई। लो, ये खा लो, तुम्हें 1 सप्ताह तक भूख नहीं लगेगी। यही यहाँ का भोजन है। राजीव वर्मा वो टैबलेट सटक गया। हाँ, तो तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? तुम्हारे टोयोटा ग्रह के समीप एक ऐसा रॉकेट घूम रहा है जिसमें न्यूट्रॉन बम रखा हुआ है जो किसी भी समय फट सकता है। तुम्हें शायद ये मालूम होना चाहिए कि इस ग्रह के 1000 किलोमीटर की रेंज में जो भी रॉकेट या अन्य यान होगा, मुझे तुरंत सूचना मिल जाएगी। तो इंतजार करो दोस्त, पहुंचने ही वाला होगा। यदि ऐसी बात है तो मैं अभी अपने लड़ाकू रोबोटों को आदेश देता हूँ। आकाश में कहीं भी वो रॉकेट हुआ तो मेरे रोबोट उसे नष्ट कर देंगे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना हेडक्वार्टर दिखाता हूँ। हेडक्वार्टर में पहुँचने पर मैं सारा काम इन मशीनी रोबोटों से लेता हूँ। ये देखो, ये बटन दबाया। अगले पल एक रोबोट टीवी स्क्रीन पर उभरा। नंबर 242, तुरंत अपने सैनिकों को सूचित करो, हमारे ग्रह के आसपास कोई रॉकेट घूम रहा है। तुरंत स्क्रीन पर सैकड़ों रोबोट हवा में तैरने लगे। वो देखो, मेरे सैनिक आकाश में उड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हम दोनों भी इनके पीछे पीछे चलें। मालूम तो हो जाए वो बम है किस प्रकार का। टोया ने एक बेल्ट राजीव वर्मा को देते हुए कहा, लो इसे बांध लो। एक मैं बांधे लेता हूँ। बेल्ट बांधने के पश्चात ये सफ़ेद बटन पुश किया। तुम भी करो। जुम जुम। राजीव वर्मा टोया के साथ आकाश में उड़ने लगा। ये दुनिया भी निराली है, लेकिन ये रोबोट आकाश में कैसे उड़ रहे हैं? इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? इनका कंट्रोल हेडक्वार्टर से ही हो रहा है, वो भी एक रोबोट कर रहा है। तभी एक किरण राजीव वर्मा से आकर टकराई। डिशू। आह! घबराओ नहीं, ये किरण मेरे रोबोट ही छोड़ रहे हैं। यदि ये किरण लोहे से टकरा जाए तो भस्म हो जाएगा। अगले ही पल एक रोबोट टोया के समीप पहुंचा और उसने गुप्त सूचना दी। तुम्हारी बात सही निकली दोस्त, रॉकेट का पता चल गया है। तब उसे नष्ट क्यों नहीं करा देते? आओ, बाकी का दृश्य हम हेडक्वार्टर चलकर स्क्रीन पर देखते हैं।
हेडक्वार्टर में पहुंचकर टोया और राजीव वर्मा स्क्रीन पर उभरे दृश्य देखने लगे। इस रॉकेट को रोबोटों ने चारों ओर से घेर लिया है। धीरे धीरे ये टोयोटा ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। यदि मैं आदेश दे दूं तो ये इसे वहीं नष्ट कर दे। नहीं, मैं इसे समीप से देखना चाहता हूँ। रॉबर्ट उस रॉकेट को टोयोटा ग्रह पर ले आए। रॉकेट को प्रयोगशाला में रख दिया गया। यही वो रॉकेट है, देखिए, इस पर लिखा भी है ग्रीन सिटी। पृथ्वी की किसी भाषा का ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए मैं ये नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आओ, इसकी तलाशी लेकर इसमें छुपा न्यूट्रॉन बम निकालकर निष्क्रिय कर दूं। नहीं, पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वो क्या? तुम्हें अब हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। वो क्यों? मैं इस टोयोटा ग्रह पर तुम्हारे जैसे पृथ्वीवासी पैदा करना चाहता हूँ। तुम्हारे खून से वैज्ञानिक विधि द्वारा मानव का निर्माण करना चाहता हूँ। यदि मैं इस बात से इनकार कर दूँ तो भी मैं तुम्हें जीवित ही रखूँगा, लेकिन अपनी कैद में। लेकिन अभी तक तो तुम मुझसे दोस्तों जैसा व्यवहार कर रहे थे। उस व्यवहार के पीछे मेरी यही स्वार्थ भावना थी। तभी टीवी स्क्रीन पर लगा लाल बल्ब स्पार्क करने लगा। बीप 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 बीप। जैसे टीवी ऑन करके टोया ने देखा, अरे फिर से ये पक्षी मेरे ग्रह पर हमला करने आ रहे हैं। ये कैसे पक्षी हैं? ये बहुत ही खतरनाक पक्षी हैं। कुछ दिन पूर्व इन्होंने मेरे वैज्ञानिक कक्ष पर हमला कर दिया। सारे यंत्र निष्क्रिय हो गए थे। वो तो मेरे शक्तिशाली रोबोटों ने इन्हें भगा दिया था, लेकिन तब ये संख्या में कम थे। अब तो ये सैकड़ों की संख्या में नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा? वो नज़दीक आते जा रहे थे। टोया ने अपने रोबोटों को क्रियाशील किया। इधर पृथ्वीवासी पीलू देश के वैज्ञानिक परेशान थे। अब केवल 4 घंटे शेष रह गए हैं न्यूट्रॉन बम के फटने में। हमें एक बार प्रयास और करना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने लड़ाकू रॉकेट, जिन पर लेजर गनें लगी हैं, आकाश में छोड़ देते हैं। लेकिन यदि इस बार भी सफलता ना मिली तो हम विवश होंगे। और पृथ्वी से एक साथ 4 लड़ाकू रॉकेट छोड़े गए। यदि इनमें से एक पर भी हमारा कंट्रोल बना रहा तो रॉकेट में लगे लेजर गनें उस ग्रीन सिटी रॉकेट को आकाश में ही नष्ट कर देंगी। देशवासियों को प्रधानमंत्री हर पल तसल्ली दे रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने लड़ाकू रॉकेट आकाश में छोड़ दिए हैं। इस बार हमारे रॉकेट उस बम को अवश्य नष्ट कर देंगे। आप चिंता ना करें। उधर रॉबर्ट उन खतरनाक पक्षियों के समीप पहुंचकर उन्हें टोयोटा ग्रह की ओर बढ़ने से रोकने लगे। सर सर। लेकिन पक्षी संख्या में रोबोटों से बहुत अधिक थे। उनमें से कुछ टोयोटा ग्रहों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। सर सर सर। इन्हें रोक पाने में रोबोट भी असमर्थ नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा? इन्हें अपनी लेजर गनों से क्यों नहीं नष्ट कर देते? इन पर कोई भी गन अपना असर नहीं डाल सकती। फिर तो ये तुम्हें और मुझे भी मार डालेंगे। आओ कहीं छिप जाएं। मेरे पास एक शीशे की सेफ्टी बॉक्स है, आओ उसमें ही चलें। अगले ही पल वो दोनों उस शीशे की सेफ्टी बॉक्स में छुप गए। यहाँ हम पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। तभी वे खतरनाक पक्षी टोया के वैज्ञानिक कक्ष में घुस आए और यंत्रों से टकराने लगे। हाय छनैक शू। ऐसा लगता है गैस सिलेंडर फट गया है, कहीं यहाँ आग न लग जाए। मुझे तुम इस सेफ्टी बॉक्स से बाहर निकालो, मैं इन पक्षियों को रोकने का प्रयास करता हूँ। राजीव वर्मा वैज्ञानिक कक्ष में आ पहुंचा। उसने एक पक्षी को दबोच लिया। ओह, वैज्ञानिक पक्षी, पता नहीं किस ग्रह का आविष्कार है ये। जुम। ये टोया ग्रह को अवश्य बर्बाद कर देंगे। इनके अतिरिक्त ग्रीन सिटी में रखा न्यूट्रॉन बम भी रॉकेट में न जाने किस पल फट जाए। मुझे इस ग्रह से शीघ्र निकल जाना चाहिए। पक्षियों ने राजीव वर्मा को चारों ओर से घेर लिया। जुम जुम। राजीव वर्मा अपने आप को नट के समान उछाल उछाल कर बचा रहा था। जुम जुम। खटाक धड़ाम। वैज्ञानिक कक्ष नष्ट होता जा रहा था। टोया बेहोश हो चुका था। खनाक छनाक। राजीव वर्मा ने एक पल का विलंब नहीं किया और शरीर पर बंधी वैज्ञानिक बेल्ट का बटन पुश कर दिया। टोया ग्रह तो अब नष्ट होने वाला है। मैं यहाँ से उड़ लेता हूँ, शायद किसी अन्य ग्रह पर पहुंचकर जान बच जाए। राजीव वर्मा टोया ग्रह से बाहर निकल आया। पता नहीं अपने देश वापस भी पहुंच पाऊंगा या नहीं। तभी आकाश को हिला देने वाला धमाका हुआ। धड़ाम। मेरा अनुमान ठीक निकला, न्यूट्रॉन बम फट गया है। राजीव वर्मा ने टोयोटा ग्रह की ओर मुंह करके देखा तो उसे आग का गोला ही नजर आया। टोयोटा ग्रह आग में लिपट गया है। अब तक टोया भी मर चुका होगा। बहुत देर तक राजीव वर्मा आकाश में ही उड़ता रहा। अभी तक कोई ग्रह ऐसा नजर नहीं आया जहां उतर सकूं। तभी राजीव वर्मा को दूर एक रॉकेट जैसी वस्तु उधर आती नजर आई। उस रॉकेट जैसी वस्तु की ओर चलता हूँ। शू। ये तो वास्तव में ही रॉकेट है। संख्या में भी 4 है।
मैं इनमें से एक रॉकेट के समीप भी पहुंच जाऊं तो शायद जीवित बच जाऊं। कठिन प्रयास के पश्चात राजीव वर्मा रॉकेट के समीप पहुंचा और कठिन प्रयास से रॉकेट के भीतर पहुंच गया। फटाक! आह! इधर पृथ्वी पर पीरू देश के वैज्ञानिक टीवी पर रॉकेट का दृश्य देखकर हैरान रह गए। सर, अभी अभी हमारे रॉकेट से कोई मनुष्य टकराया है और वो रॉकेट से चिपका हुआ है। ये मनुष्य कोई अन्य नहीं, राजीव वर्मा ही है, जो 2 दिन पूर्व अंतरिक्ष में भेजे गए थे। तब तो हम इस रॉकेट का रुख पृथ्वी की ओर मोड़कर वापस ले आते हैं। तभी आकाश में मुड़ते रॉकेट की दिशा बदली और वो नीचे की ओर बढ़ चला। पता नहीं ये मुझे किस ग्रह पर लेकर उतरेगा। कुछ घंटे पश्चात रॉकेट को समुद्र में सुरक्षित उतार दिया गया। उस क्षेत्र में समुद्री जाल डाला हुआ था ताकि राजीव वर्मा सुरक्षित बच जाए। छपाक! 2 घंटे राजीव वर्मा को एक कक्ष में अकेला रखा गया ताकि राजीव वर्मा के शरीर पर लगा कोई कीटाणु पृथ्वी पर ऐसा रोग न फैला दे जिसका उपचार भी ना हो पाए। 2 घंटे पश्चात राजीव वर्मा पूर्णतः स्वस्थ हो गया और उसने पूरी घटना वैज्ञानिकों को बता दी। वो न्यूट्रॉन बम भी नष्ट हो चुका है जो हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ था। तुरंत ही पूरे देश में राजीव वर्मा को सबने टीवी स्क्रीन पर देखा और सुना। अब आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, संकट टल गया है। पूरे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हुर्रे! अब हम सब सुरक्षित हो गए हैं। ग्रीन सिटी के राष्ट्रपति ने पीरू देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए क्षमा याचना पत्र भेजा। हमारी इस गलती से आपके देश को इतनी बड़ी हानि उठानी पड़ी। हम क्षमा चाहते हैं और भविष्य में कभी ऐसी घातक वस्तु का निर्माण नहीं करेंगे। आप हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। राष्ट्रपति, ग्रीन सिटी। जनसमूह के बीच राजीव वर्मा को पुरस्कृत किया गया। राजीव वर्मा जिंदाबाद। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी अंतरिक्ष के रोबोट कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।